आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका कोशिका। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल स्टाइल के अंदर पूरा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका पढ़ाऊंगा। आप जब इसको पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, काफी इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बड़ी ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है कि साहब इसमें क्या होगा। मैं बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि साहब ये नीट में क्वेश्चन ये आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन ये आया हुआ है, और मेरे वीडियो के एंड के अंदर मैं 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दूंगा। तो तुम्हें यह चेक कर लेना है सिर्फ मेरा वीडियो देखने से तुम्हारे वो 10 क्वेश्चन सोल्व हुए या नहीं हुए। तो आपको मैं मैक्सिमम 99% चीज यहीं पे याद करवा दूंगा। एक एक बात को ध्यान से समझना है दोस्तों। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन इसको अपन तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। नॉर्मली न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तुम जानते हो कि ऐसी होती है कि न्यूरॉन जो होता है, इस न्यूरॉन के अंदर पूछे कि साहब स्ट्रक्चर कैसी होगी, अपन कहेंगे साहब नॉर्मली न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अपन कहते हैं कि साहब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरह काम करती है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में कंडक्शन होता है, चालन होता है। हमेशा याद रखना, न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिक करंट वायर तार की तरह काम करता है। इसमें हमेशा चार्ज आवेशों की तरह, आवेशों के द्वारा, इसमें चार्ज के द्वारा ही चालन होता है। जिसमें चार्ज डिस्टर्ब हुआ, आदमी अचानक ऐसे गिर जाएगा, उसको बोलते हैं मिर्गी आना, एपिलेप्सी। मिर्गी क्या होती है? मिर्गी में पूछा ना क्वेश्चन कि मिर्गी में क्या होता है, आदमी के अंदर न्यूरॉन के चार्ज में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मिर्गी आती है। तो दोस्तों अपन ये कहेंगे साहब इस न्यूरॉन में तीन चीजें होती है भाई। देखो, एक तो ये होता है, इसको तो हम बोलेंगे डेंड्रॉन। क्या बोल देंगे रे? डेंड्रॉन। ये हो जाएगा दोस्तों साइटोन। क्या बोल देंगे इसको? साइटोन। और ये जो दोस्तों होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सोन। क्या हो जाएगा? एक्सोन। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। देखो, ये डेंड्रोन और एक्सोन कहां से निकले हैं? साइटोन से। ये क्या है, ये अपन बाद में बात करेंगे। अपन कहेंगे साहब न्यूरॉन के तीन पार्ट है, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। अब मुझे बताओ कि इस ये डेंड्रोन ये एक्सोन कहां से निकले हैं? साइटोन से। इसका मतलब ये हो गया कि साइटोन जो होता है उसके दो प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं भाई? साइटोन के दो प्रवर्ध। और क्वेश्चन पूछे साइटोन के दो प्रवर्ध कौन कौन से होते हैं? अपन कहेंगे साहब डेंड्रोन और एक्सोन। मतलब ये साइटोन था, इस साइटोन से दो टाइप के प्रवर्ध निकलेंगे, कोशिकीय प्रवर्ध। एक तो होते हैं छोटे छोटे कोशिकीय प्रवर्ध और एक होता है लंबा कोशिकीय प्रवर्ध। लंबा कोशिकीय प्रवर्ध को तो दोस्तों बोलते हैं एक्सोन, और छोटे कोशिकीय प्रवर्ध जो होते हैं इनको कहते हैं डेंड्रोन। कोई दिक्कत नहीं। तीन चीजें अपने को इसमें पढ़नी है न्यूरॉन में। अब दोस्तों न्यूरॉन पे दो क्वेश्चन सबसे पहले अपने को याद रखना है। क्या क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 1, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। ये तुम्हारे तो क्वेश्चन आए कि नहीं आए? मेरी टाइम पीएमटी के अंदर 2008 में ये क्वेश्चन आया था, 8 या 9 के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया था कि साहब लॉन्गेस्ट सेल जो होती है अपनी बॉडी की कौन सी होती है, और उसका आंसर था न्यूरॉन। लार्जेस्ट कौन सी होती है? एक सेल अंड कोशिका। तो पहली बात तो ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दूसरी बात, मुझे बताओ कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी चीज है। सबसे छोटी चीज उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सही बात है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसकी सबसे छोटी चीज क्या हो जाएगी? क्या? कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी चीज क्या हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या हो जाएगी? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी? तंत्रिका तंत्र की। तो अपन कहेंगे कि साहब ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बताओ सही बात है कि नहीं है? अपन कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। दो पॉइंट तो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट दो क्वेश्चन तो इस पे पूछता है वो। समझ गया मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपन ने ये कह दिया कि साहब ये न्यूरॉन में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि साहब ये शरीर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अब अपने को दोस्तों तीन चीजें पढ़नी है, एक डेंड्रोन पढ़ना है, एक साइटोन पढ़ना है, एक एक्सोन पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी? साइटोन की। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? साइटोन। या इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल बॉडी, कोशिका काय। क्या बोल देते हैं इसको? सेल बॉडी, कोशिका काय। या इसका एक नाम और है, पता है क्या? इसको सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा। और इसका दोस्तों एक नाम और है, पेरिकेरियोन। क्या नाम है इसका? पेरिकेरियोन। ये चारों ही नाम इसके हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना इस बात को, इस पे वो क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि पिछली बार नीट में ये क्वेश्चन दे दिया था कि बताओ सीक्रेटरी फेज कौन सी फेज, मतलब किसकी फेज नहीं है। स्रावी फेज जो होती है, सीक्रेटरी फेज होती है, वो किसका एक दूसरा नाम है, ये पूछा गया था।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन था ये। उसमें ये पूछा था कि सीक्रेटरी फेज जो होती है, स्रावी फेज या स्रावी प्रावस्था, वो किस फेज का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन आ गया, बताओ आप। जब वो क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि साइटोन का दूसरा नाम नहीं है। 3 ऑप्शन तो ये देगा, चौथा डेंड्रोन दे देगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि साहब साइटोन के 4 नाम है। साइटोन, इसे अपन सेल बॉडी या कोशिका काई भी कहते हैं, इसे अपन पेरिकेरियन भी कहते हैं, इसे अपन सोमा भी कहते हैं। ठीक, अब देखना बड़ी मजेदार स्टाइल से पूरा न्यूरॉन बना दूंगा मैं। कैसे? अपन कहेंगे साहब साइटोन, तो ये रहा साइटोन तुम्हारा, ये साइटोन है, बस हो गया साइटोन। अब पूछे साहब इस साइटोन में क्या मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक कोशिका में जो चीज मिलती है वही तो चीजें यहां मिलेगी। एक कोशिका में जो चीज मिलेगी वही पे यहां मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि साहब यही तो कोशिका है। इसको तंत्रिका कोशिका नाम दिया था, नहीं दिया था आपने? बिल्कुल दिया था। जब अपन कह रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका है तो इसका मतलब कोशिका जैसी संरचना होगी इसकी, बिल्कुल होगी। अब मुझे बताओ कोशिका में क्या क्या मिलता है। आपको साहब कोशिका में सेल में एक केंद्रक न्यूक्लियस मिलता है, तो ये इसका केंद्रक हो गया। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। इसके अलावा केंद्र के अलावा उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य है, तो अपन कहेंगे साहब इसके अंदर भी क्या मिल जाएगा? ये इसका कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। तो अपन कहते हैं साहब इसका कोशिका द्रव्य हो गया। एक्चुअली बात किसी कर रहे हैं अपन? साइटोन की। तो अपन कहते हैं साइटोन में एक तो केंद्र हो गया, एक कोशिका द्रव्य हो गया। क्यों? क्योंकि एक कोशिका में, एक सेल में हमेशा ध्यान रखना केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। अब बताओ और क्या मिलता है उसमें। अपन कहेंगे साहब कोशिकांग। क्या मिलते हैं? कोशिकांग। तो इसमें भी कोशिकांग मिलते हैं। याद रखना है न्यूरॉन में, साइटोन में सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अपवाद, इसमें तारक काई नहीं होता है। क्या बताना है दोस्तों? इसमें तारक काई एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है, स्टार बना करके पॉइंट है ये, स्टार तारा बना लेना इस पे। क्यों क्वेश्चन आता है इस पे कि साहब इसमें सारे के सारे कोशिकांग होते हैं लेकिन इसमें तारक काई नहीं होगा। पता है तारक काई का काम क्या होता है? तारक काई का काम होता है कोशिका विभाजन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसमें तारक काई है ही नहीं और होगा भी तो बहुत कम विकसित होता है। ये जरूर ध्यान रखना है। या तो इसमें तारक काई मिलेगा ही नहीं सेल में, और मिलेगा भी तो बहुत कम विकसित मिलेगा। तो मुझे बताओ तारक काई का काम क्या है? कोशिका विभाजन। तो मैं कह रहा हूं जब इसमें तारक काई है ही नहीं तो न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये याद रखना है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन दोस्तों एब्सेंट होता है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहां पे? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि साइटोन में क्या मिला अपने के साथ। साइटोन में न्यूक्लियस केंद्रक मिला, इसके अलावा इसके अंदर कोशिका द्रव्य मिला, इसमें सभी कोशिकांग मिले। लेकिन याद ये रखना है कि इसमें तारक काई नहीं मिलता है, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये पूछे कि साहब फिर अगर मान लो ये नहीं मिला तो इसकी जगह अपन 2 चीजें अलग से बता देते हैं। इसमें 2 चीजें अलग से बता देते हैं कि साहब 2 अलग चीजें मिलती है। एक तो ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर कणिकाएं मिलती है इस तरह की, समझ गए? मतलब अगर यार केंद्र, मतलब ये कि ये तारका ही नहीं है तो इसकी पूर्ति करने के लिए अपना कुछ कुछ तो इसमें डालना पड़ेगा ना। ये कणिकाएं होती है दोस्तों, इनको बोलते हैं निजल कणिकाएं। तो इसकी जगह एक तो क्या मिल जाती है दोस्तों? निजल कणिकाएं मिल जाती है। और एक इसमें दोस्तों छोटे छोटे इस तरह के फाइब्रिल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसे? फाइब्रिल। और क्वेश्चन पूछे इनको क्या बोलते हैं? दीज आर न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं रे? इन्हें न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो अपन कहेंगे साहब बात यह है कि इसके अंदर जनरली अपन के साथ तारकाएं तो नहीं मिला, लेकिन इसकी जगह 2 एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी? एक तो निजल कणिकाएं और दूसरा अपन के साहब मिल जाएगा न्यूरोफाइब्रिल। क्वेश्चन आता है कि इनके काम बताओ, क्या कार्य होते हैं इसके। देखो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, निजल कणिकाओं की। निजल कणिकाएं किससे बनी होती है? पहला क्वेश्चन ये आता है तो आंसर देना है, ये बनी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। किसे बनेगी दोस्तों? अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लस राइबोसोम से। किसे बनेगी? अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लस राइबोसोम से बनी होती है। ये क्वेश्चन नीट में आया था, याद रखना इस बात को। ये नीट का क्वेश्चन है कि साहब निजल कणिकाएं किससे बनी होती है? ये अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लस राइबोसोम से बनी होती है। अब पूछे कि साहब इनका कार्य क्या होगा, तो मुझे बताओ राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण। तो इनका काम हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण। समझ गए मेरी बात? और वो और ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन भी बताओ कौन सी बनेगी, तो आंसर देना पड़ेगा कि साहब इसमें बनती है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बनेगी? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम याद रखना। इसके बाहर कोई क्वेश्चन निजल कणिकाओं पे नहीं आएगा। तो निजल कणिकाएं किससे बनी होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लस राइबोसोम से। अब बताओ मुझे अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसी है फिर? चिकनी या खुरदरी? तो खुरदरी हो गई ना। क्यों? क्योंकि जब इस पे राइबोसोम्स हैं तो खुरदरी हो गई, और अगर राइबोसोम नहीं है तो चिकनी हो गई। और चिकनी हमेशा क्या करती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका फैट का निर्माण, लिपिड का निर्माण करती है, और खुरदरी वाली क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है।
अब पूछे साहब इसका काम बताओ, ये न्यूरोफाइब्रिल्स क्या काम करेंगे दोस्तों? अपन कहेंगे साहब फाइब्रिल्स, फाइबर्स, फाइबर्स मतलब तंतुक, तंतुक क्या काम करेंगे? चालन का। भाई जहां छोटे छोटे तंतु होंगे लंबे तो चालन करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह पे, बिल्कुल। तो इसलिए पूछे न्यूरोफाइब्रिल्स का दोस्तों क्या काम होता है इसमें? न्यूरोफाइब्रिल्स चालन का कार्य करते हैं। इसके साथ में साइटोन की सारी घटनाएं तो कंप्लीट हो गई। कहां दिक्कत है इसमें बताओ? आई बात समझ में नहीं आई? तो साइटोन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि साइटोन में न्यूक्लियस होता है, कोशिका द्रव्य होता है, इसके अलावा सारे कोशिकाओं होते हैं, अपवाद तारकाय नहीं होता है, इसलिए इसमें कोशिकीय विभाजन नहीं होगा। लेकिन इसमें दो चीजें मिलती है दोस्तों, नीजल कणिकाएं और न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल का काम तो क्या हो जाएगा? अपन के सब चालन का हो गया। और पूछेगा नीजल कणिकाएं, ये हमेशा अंत्यप्रदेवी जालिका और राइबोसोम से मिलकर बनती है। और क्वेश्चन ये पूछे कि साहब ये बताओ ये करेगी क्या? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। कौन सी प्रोटीन? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। समझिए मेरी बात को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अपन ने साहब इस तरह से मामला हो गया। तो दोस्तों बात ये चलती है कि अब इसके बाद में अपन साइटोन के बाद में किसकी बात करेंगे? अपन करेंगे साहब बात डेंड्रॉन्स की। किसकी? डेंड्रॉन। तो देखो डेंड्रॉन कैसे अपन कहेंगे साहब, डेंड्रॉन छोटे कोशिकीय प्रवर्ध थे और एक से ज्यादा थे, और कहां से निकले थे? साइटोन से। तो मैं कहूंगा साहब बिल्कुल सही बात है, ये छोटे छोटे कोशिकीय प्रवर्ध होते हैं इस तरह के, और एक से ज्यादा होते हैं। और कहां से निकलते रहे? अपन कहेंगे साहब साइटोन से निकलेंगे। तो देखो ये निकल रहे ना साइटोन से, तो ये इस तरह से साइटोन से निकलते हैं और ये आगे जाके शाखित भी हो जाते हैं इस तरह से। तो अपन कहेंगे साहब ये होते हैं क्या? डेंड्रॉन। और बहुत सारे हैं इसलिए इनको डेंड्राइट्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि दीज आर डेंड्राइट्स। ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब डेंड्राइट जो होते हैं इनके अंदर क्या चीज मिलेगी। अब देखो बड़ी ध्यान से सुनना है, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, तभी तो चालन होगा। पूरी बॉडी में चालन होगा कैसे? न्यूरॉन एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे। तो मैं कहूंगा साहब बात ये, एक न्यूरॉन है, उसका ये डेंड्रॉन है, उसका ये एक जोन है, और आगे एक जोन जाके से शाखित हो गया, फिर इसका साइटोन है, फिर इसके अंदर ये डेंड्रॉन है, फिर एक जोन है, फिर आगे जाके शाखित हो गया, फिर ये न्यूरॉन है, उसके डेंड्रॉन है, फिर एक जोन है, फिर शाखित। इसका मतलब ये हो गया अगर न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिला तो ये मैसेज यहां से साइटोन की तरफ जाएगा, साइटोन से फिर ये आगे जाएगा। अब आगे जाके जब ये इस एक्सोन के लास्ट वाले भाग में जाएगा तो यहां से दोस्तों कुछ केमिकल, कुछ रसायन रिलीज होते हैं, और वो केमिकल जाकर के कहां जुड़ते हैं? डेंड्रोन पे। क्योंकि डेंड्रोन पे क्या मिलते हैं? रिसेप्टर्स। क्या मिलेंगे? रिसेप्टर्स मिलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, ये दोस्तों नीट का क्वेश्चन है कि बताओ रिसेप्टर किस पे मिलते हैं? डेंड्रोन्स पे, जिन पे जाकर के आपके न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ रसायन जुड़े जो एक्सोन से रिलीज हुए, तभी तो चालन फिर आगे होगा, फिर आगे होगा। इस तरह से कंडक्शन इसमें होता है। तो अपन ये कहेंगे साहब बात ये चलती है कि अगर मैं डेंड्राइट्स की बात करूं कि डेंड्राइन में क्या मिलते हैं, तो अपन कहेंगे साहब डेंड्राइट्स के अंदर मिलते हैं हमेशा रिसेप्टर्स, जिस पे कौन जुड़ेगा? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जुड़ते हैं, जो किससे रिलीज होते हैं दोस्तों? एक्सोन से। ओके डियर, अब बात चलती है साहब एक्सोन की। तो देखो एक्सोन तो कैसा है? एक सिंगल और लॉन्ग सेल प्रोसेस है। तो अपन कह देंगे साहब इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्सोन और सिंगल लॉन्ग सेल प्रोसेस है। तो ये रहा, देखो ये सिंगल एंड लॉन्ग सेल प्रोसेस कहां से निकला? एक साइटोन से। तो साइटोन से निकल रहा है, तो अपने के साथ बिल्कुल साइटोन से निकल रहा है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए इधर ले रहा हूं इसको। अब इसके अंदर मैं दो चीजों की बात करूंगा, एक तो इसके शुरुआती एंड सेगमेंट की, और इसके एक टर्मिनल भाग की, लास्ट वाले भाग की। पहले मैं लास्ट वाले भाग की बात करता हूं। लास्ट वाला भाग दोस्तों इसमें इस तरह से देखो शाखित हो जाता है, ऐसे ये शाखाएं देता है इस तरह से। और इन शाखाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? दीज आर टेलोडेंड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? टेलोडेंड्रिया। मतलब जानते हो टेलोडेंड्रिया? देखो टेलो या टेली वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? टेली। टेली मतलब होता है दूर, टेलीफोन दूरभाष, दूर से बात करना। टेलीविजन दूरदृष्टि, दूर मतलब दूर से देखना, इसका दूरदर्शन। इसके अलावा टेलीस्कोप, दूरदर्शी, दूर तक देखते हो नहीं देखते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब दूर की जो चीज होती है उसके लिए टेलीमेडिसिन, दूर का ट्रीटमेंट करना। आपको ये पूछे साहब टेलोडेंड्रिया, ऐसे प्रोसेस जो डेंड्रिया जैसे हैं बहुत सारे और एंड में मिल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं टेलोडेंड्रिया। अब मुझे बताओ कि जब एक्सोन सिंगल था तो ये अंत पे शाखित क्यों हुआ? तो आंसर देना पड़ेगा साहब शाखित होना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सोन को आगे बहुत सारे डेंड्रोन के साथ जुड़ना है। आप ये देखो कि साहब ये एक्सोन था, ये वाला एक था ना, इसको आगे बहुत सारे डेंड्रोन के साथ जुड़ना था ना, तो अकेला थोड़ी जुड़ेगा। अकेला जुड़ेगा ऐसे कि साहब फुहारे मार रहा है ऐसे केमिकल्स के, ऐसे तो होगा नहीं। ये बहुत सारी ब्रांचें देगा तभी तो सारी की सारी जुड़ेगी डेंड्रोन से, इसलिए इसको शाखित होना पड़ा। और इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? टेलोडेंड्रिया। इन टेलोडेंड्रिया पे कुछ बल्ब लाइक इसके एंड पे दोस्तों ऐसी बल्ब जैसी संरचनाएं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे इन बल्ब जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं रे? सिनेप्टिक नोब। और इनमें भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली चीज है। तो ये चैप्टर के साथ अपन पढ़ते हैं कि साहब न्यूरोट्रांसमीटर
क्या होते हैं? तो अपन कहते हैं साहब इसमें क्या भरे होते हैं? न्यूरो, वो केमिकल बताया था ना मैंने अभी, जो रिलीज होता है वो न्यूरो होते हैं। ये इसके टर्मिनल एंड की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके शुरुआती भाग की। ये इसका इनिशियल सेगमेंट है। इस इनिशियल सेगमेंट को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक क्यों बोला? इसने हिला के रख दिया न्यूरॉन को, एक्सोन को हिला के। कैसे? यहां पे क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है जिससे मैसेज आगे जाता है, तो इसलिए इसको बोल दिया अपन ने क्या? एक्सोन हिलोक। क्यों? क्योंकि यहां पे दोस्तों क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया एक्सोन हिलोक। तो इसका शुरुआती भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसका शुरुआती सेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्सोन हिलोक। यहां पे क्रियात्मक विभव या एक्शन पोटेंशियल दोस्तों जनरेट होता है। अब बात यह चलती है कि साहब ये साइटोन भी पूरा पूरा एक्सोन जो होता है, ये एक्सोन पूरे एक सेल का ही तो भाग हो गया ना भाई। पूरी पूरी सेल रहती है ना न्यूरॉन, तो जैसे कोशिका होती है वैसे तो न्यूरॉन एक कोशिका है। तो अपन कहते हैं साहब इसमें कोशिका की तरह काम होगा। अब मैं कह रहा हूं साहब इसमें क्या होगा? आप ये कहो साहब इसमें इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना भाई। कोशिका है तो कोशिका में होता है ना कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। तो अपन कहते हैं साहब ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अगर एक नॉर्मल सेल होती तो नॉर्मल सेल के इस कोशिका द्रव्य क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये एक्सोन है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। तो अपन कहेंगे साहब ये एक्सोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो नाम बता रहा है कि अगर नॉर्मल सेल होती तो साइटोप्लाज्म कह देते, एक्सोन है तो एक्सोप्लाज्म कह दिया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं साहब ये इसकी कोशिका झिल्ली है दोस्तों, देखो ये वाले, ये इसकी कोशिका झिल्ली है। नॉर्मल अगर सेल होती तो उसकी कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। तो इसकी कोशिका झिल्ली को अपन क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एक्सोलेमा। क्या बोल देते हैं? एक्सोलेमा। तो दो बातें याद हो गई। इसका साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? एक्सोप्लाज्म। और इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? एक्सोलेमा। अब बात चलती है कि क्या ये एक्सोन इसी तरह का होगा? नहीं, इस एक्सोन के चारों ओर दोस्तों क्या होती है? एक कवरिंग पाई जाती है, एक शीत पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे साहब शीत कैसी होगी? देखो ऐसे, ये एक शीत, शीत का मतलब होता है आच्छद। ये इसके चारों ओर दोस्तों एक आच्छद मिलता है जो इसको कवर करता है। किसको? एक्सोन को। तो अपन ने कह दिया साहब ये बिल्कुल इसके चारों ओर ये एक आच्छद मिल रहा है। ये आच्छद क्या कर रहा है? इसको दोस्तों की कवर कर रहा है इस तरह से। इस आच्छद का नाम क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस आच्छद का नाम होता है माइलिन आच्छद। क्या नाम है रे? माइलिन आच्छद। तो अपन ने कह दिया साहब ये जो है इसके चारों ओर शीत, इसका नाम होता है माइलिन आच्छद। ठीक है। इस माइलिन आच्छद के चारों ओर दोस्तों एक कवरिंग और एक शेल की लेयर पाई जाती है, एक कोशिका की परत पाई जाती है। और यह कोशिका की परत जस्ट इसके चारों ओर मिलेगी। देखो ऐसे, ये लो, ये कोशिका की परत होती है दोस्तों जो इसके बिल्कुल इस तरह से चारों ओर पाई जाती है। और क्वेश्चन पूछेगी ये कोशिका की परत दोस्तों जो इसके चारों ओर मिलती है, इस परत का नाम क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो सब। इसका नाम होता है स्वान सेल लेयर। क्या नाम है इसका? स्वान, श्वास नहीं, स्वान कोशिकाओं की एक लेयर होती है। इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों न्यूरिलेमा। क्या नाम है? न्यूरिलेमा। तो अपन कहेंगे सर स्वान सेल या न्यूरिलेमा, ये एक कोशिकाओं की लेयर होती है जो इस माइलिन आच्छद के चारों ओर पाई जाती है। पूछे ये क्या करेगी? ये माइलिन आच्छद का निर्माण करेगी। क्या काम करती है? माइलिन आच्छद का निर्माण। लेकिन किसमें? क्वेश्चन ये आता है, माइलिन आच्छद तो बनाएगी लेकिन किस में बनाएगी? क्या क्या आंसर दोगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो याद रखना है कि दो टाइप की कोशिकाएं लिख रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने। एक कोशिकाएं दोस्तों होती है जिनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और एक होती है दोस्तों जिनका नाम है स्वान कोशिकाएं या स्वान सेल्स। क्वेश्चन पूछे कि साहब ये दोनों क्या करती है? माइलिन आच्छद बनाती है। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन आच्छद बनाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और ये बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। और ये क्वेश्चन दोस्तों नीट में आया हुआ है। ये नीट का क्वेश्चन है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? ये माइलिन आच्छद का निर्माण करती है, लेकिन कहां? तो आंसर देना है सीएनएस में। और स्वान कोशिकाएं कहां करती है? तो आंसर देना है पीएनएस में। तो नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन समझ आ गया। इस तरह से इसमें क्वेश्चन का मतलब जो आंसर देना होता है। अब बात ये चलती है कि साहब बिल्कुल ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये पूछे कि जो माइलिन आच्छद होता है, ये माइलिन शीट होती है, किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड से? तो आंसर देना है दोस्तों ये हमेशा वसा या लिपिड से बनी होती है। अब लिपिड तो क्या करेगा?
लिपिड को आयनों को एक्सचेंज नहीं होने देगा, लिपिड तो आयनों को इधर उधर जाने नहीं देगा। और अपन जानते हैं कि साहब चालन जो होता है वो इन चार्ज की या आयनों की वजह से होता है। जब तक चार्ज एक्सचेंज नहीं होगा तब तक चालन नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं साहब ये लिपिड है, ये वसा है, वसा तो किसकी तरह काम करती है, एक कुचालक की तरह काम करती है। तो जब ये कुचालक की तरह काम करेगी तो मुझे आप बताओ यहाँ आयनों का एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब आयन का एक्सचेंज नहीं हो सकता तो फिर आयन का एक्सचेंज नहीं होगा तो आप चालन कैसे करोगे? इसलिए आप ये कहोगे कि साहब इनके बीच बीच में देखो गैप पाया जाता है, इस गैप में माइलिन अच्छद नहीं है, इस गैप को कहते हैं रेनवियर की संधि। क्या बोलते हैं इसको? रेनवियर की संधि। और क्वेश्चन पूछे ये रेनवियर की संधि क्या काम करेगी? तो आंसर देना है साहब ये आयनों को लीक करेगी, आयनों का एक्सचेंज करवाएगी, जिसकी वजह से इसमें चालन हो सके। समझ गया मेरी बात को? देखो मैंने तुम्हारे सामने दो न्यूरॉन बना दिए, एक तो ये एक ये। फर्क ये है कि इसके चारों ओर तो ये माइलिन आच्छद है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये माइलिन आच्छद नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो कि यहां पे आयनों का एक्सचेंज होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होगा। फिर यहां पे होगा, बीच में तो होगा नहीं ना, तो फिर अपन के जैसा फिर अपन के जैसा यहां हो जाएगा, होगा यहाँ पे, इसके बाद में यहां होगा, इसके बाद में यहां होगा, क्योंकि ये तो कुचालक की तरह काम करेगी, यहां तो होगा नहीं। इसका मतलब पहले चालन यहां हुआ, फिर चालन यहां हुआ, फिर चालन यहां हुआ, फिर चालन यहां हुआ। इसलिए इनमें चालन जंप करता हुआ जाता है। कैसा चालन होता है इसमें? जंपिंग चालन। इसी जंपिंग चालन को दोस्तों सोल्टेटरी चालन कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ ले कि सोल्टेटरी चालन या सोल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? आंसर देना है साहब जंपिंग कंडक्शन। क्या बताना आपको? जंपिंग कंडक्शन, जंप करता हुआ कंडक्शन, जंप करता हुआ चालन जो होता है उसे अपन बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और पूछेगी ये किसमें मिलेगा? ये माइलिन आच्छद युक्त न्यूरॉन्स में मिलेगा। लेकिन जब किसी माइलिन आच्छद नहीं है तो ये तो पूरे न्यूरॉन के अंदर ही एक्सचेंज होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका इसमें तो कंडक्शन ऐसे भागता हुआ जाएगा, जंप करता हुआ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो बताओ मुझे इन दोनों में से कंडक्शन की स्पीड ज्यादा किसमें होगी? ज्यादा फास्ट कौन जाएगा, जो सीधा भागेगा या जंप करता हुआ जाएगा? आंसर जंप करता हुआ जाएगा। चित्ता सबसे तेज भागता है क्योंकि उसका जंप ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों इन तंतुओं को कहते हैं माइलिनेटेड, क्योंकि इनमें माइलिन आच्छद होता है। इनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि इनमें माइलिन आच्छद नहीं होता है। इनको आप मेड्यूलेटेड भी कह सकते हो। क्या? मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड का मतलब माइलिन आच्छद होता है। और इनको अपन कह देंगे नॉन मेड्यूलेटेड। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन मेड्यूलेटेड। इसका मतलब इनमें माइलिन आच्छद नहीं है। तो कंडक्शन की स्पीड इनके अंदर दोस्तों ज्यादा होती है, किससे? नॉन माइलिनेटेड से। बताओ कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, रट लेना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को स्टार बना के रख लेना। एक क्वेश्चन तो आ सकता है, माइलिन आच्छद युक्त न्यूरॉन्स में कंडक्शन की स्पीड नॉन माइलिनेटेड से ज्यादा होती है। दूसरा, इस न्यूरॉन में देखो तुम्हें माइलिन आच्छद कंटिन्यू दिख रहा है क्या? नहीं है, कंटिन्यू नहीं है ना। इसका मतलब यहां है, यहां फिर इस नोड पे नहीं है, संधि पे नहीं है, फिर यहां फिर संधि पे नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। लेकिन ये स्वान सेल की परत कंटिन्यू है कि नहीं है? ये तो सब जगह कंटिन्यू दिख रही है, आपको दिख रही है ना। अपन मतलब ये जरूरी है कि कहीं पे ये माइलिन आच्छद बना रही है, कहीं पे नहीं बना रही है। ये इसकी प्रॉब्लम है, कहीं तो ये माइलिन आच्छद बनाएगी और कहीं पे नहीं बनाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वान सेल तो सब जगह एक नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि आप ये बताओ इन दोनों में से माइलिन आच्छद किस में मिलती है? इसमें, इसमें माइलिन आच्छद नहीं होती है। लेकिन स्वान कोशिकाएं किस में मिलेगी? दोनों में। देखो ये स्वान कोशिकाएं तो मैंने क्या कहा, जिसमें माइलिन आच्छद है वहां पर भी होगी, जिसमें माइलिन आच्छद नहीं है वहां पर भी प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब माइलिन आच्छद तो यहाँ, स्वान कोश तो यहां भी होगी, स्वान कोशिकाएं यहां भी होती है। तो याद रखना है कि इसमें माइलिन आच्छद मिलता है, इसमें नहीं मिलता, लेकिन स्वान कोशिकाएं दोनों में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन में कहां होता है? तो जहां सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा काम कहां होगा? जहां न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा बढ़ेंगे फिर निकलेंगे, फिर बढ़ेंगे फिर निकलेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा बढ़ते हैं, निकलते हैं कहां पे? यहां पे। क्यों? तो सबसे ज्यादा काम यही हो रहा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहां टीलोडेंड्रिया मिलते हैं। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इन टीलोडेंड्रिया। समझ गए मेरी बात? कितने क्वेश्चन सोल्व करोगे? सारे क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये सारी ये चीज मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं, मेरे पास में दो चीजें थी, नीजल कणिकाएं, न्यूरोफाइब्रिल। साइटोन में ये दोनों मिलती है। क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। साइटोन में ये दोनों चीजें मिलती है। डेंड्रोन में डी मतलब डबल, डी मतलब क्या था? डेंड्रोन, डी मतलब डबल, डी मतलब डेंड्रोन, डी मतलब डबल। डेंड्रोन में डबल मतलब दोनों ही मिलती है, डेंड्रोन में दोनों चीजें मिलेगी। लेकिन एक जोन में, नाम बोल रहा एक, जो एक जोन क्या रहा? एक, इसमें एक ही मिलेगा। अब बताओ इसमें एक क्या मिलेगा? बताओ इन दोनों में से किसका होना बहुत जरूरी है कि यह तो होगा ही होगा एक जोन में?
तो आंसर आएगा साहब कंडक्शन, चालन तो बहुत जरूरी है कि नहीं न्यूरॉन में, न्यूरॉन का काम ही चालन का है, तो चालन जरूरी है, तो ये चीज तो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक्सोन में न्यूरोफाइब्रिल मिलते हैं लेकिन नीजल कणिकाएं एब्सेंट होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक डिफरेंस पूछ लेता हूं, इधर तो मैं लिख देता हूं मान लो एक्सोन, और थोड़ा इसको आगे खिसका रहा हूं तुम्हारे समझ आने के लिए, इधर तो मैं लिख देता हूं एक्सोन और इधर मैं लिख देता हूं डेंड्रॉन। इनमें डिफरेंस बताओ। पॉइंट नंबर 1, एक्सोन लंबा होता है, डेंड्रॉन छोटे होते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब एक्सोन लंबा और ये होते हैं छोटे, ठीक है। दूसरा, एक्सोन सिंगल होता है और ये बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोन सिंगल होता है नहीं होता है, सिंगल, सिंपल दे रही, सिंगल है ना, हटाओ इसको, एक्सोन सिंगल होता है और ये बहुत सारे होते हैं दोस्तों, मल्टीपल, बहुत सारे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तीसरा डिफरेंस बताओ। तीसरा ये अभी बताया ना मैंने, एक जोन में तो एक ही चीज मिलती है क्या, न्यूरोफाइब्रिल, और डेंड्रॉन में ये दोनों मिलते हैं। तो एक जोन में तो बताना है कि केवल न्यूरोफाइब्रिल्स मिलते हैं और इसमें दोनों मिलेंगे, कौन कौन से, न्यूरोफाइब्रिल्स व नीजल कणिकाएं। मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। क्वेश्चन आ सकता है, इनमें ध्यान रखना है। लास्ट डिफरेंस, और लास्ट में तुम्हें यहां पूछ रहा हूं, देखो ये साइटोन, ये डेंड्रॉन, ये एक्सोन और ये टिलोडेंड्रिया, ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डेंड्रॉन है, ये आपका साइटोन है, ये आपका एक्सोन है। इन तीनों में से न्यूरॉन के सेंटर की तरह काम कौन करेगा, ये बता दो। केंद्र, न्यूरॉन का केंद्र कौन होगा, सेंटर कौन सा होगा तीनों में से, साइटोन है, साइटोन है। अब मैं कह रहा हूं कि मैसेज यहां से आया साइटोन के पास, और साइटोन से, भाई साइटोन के पास तो आ गया ना, तो अपन साहब बिल्कुल साइटोन के पास तो आ गया। अब साइटोन से होकर के आगे गया कि नहीं गया, इस तरह से एक जोन में गया, गया, साफ दिख रहा है। इनमें जो कंडक्शन हो रहा है डेंड्रोन में, वो देखो साइटोन, साइटोन क्या है, केंद्र की तरह काम करा ना, इसके केंद्र की तरफ है, केंद्र है नहीं है, केंद्र है। इनमें कंडक्शन किसकी तरफ होता है, केंद्र की तरफ, और इसमें क्या होता है, केंद्र से दूर। तो जब केंद्र की तरफ हो तो क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, और केंद्र से दूर हो तो क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। तो इसमें कैसा होगा, अपकेंद्रीय, उसमें कैसा हो, अभिकेंद्रीय। तो इसलिए पूछे कि साहब एक जोन में बताओ तो आंसर देना है अपकेंद्रीय, और इसमें पूछे तो आंसर देना है अभिकेंद्रीय। क्या चालन, ये ध्यान रखना है, वो पूछेगा क्या तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो याद रखना अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय क्या होता है, इसमें चालन होता है। अब इसके बाहर न्यूरॉन पे दोस्तों क्या क्वेश्चन बनेगा, लास्ट क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें, नर्व फाइबर किसे बोलोगे, तंत्रिका तंतु किसे बोलते हैं। तो मुझे बताओ इन तीनों में से तंतु, लंबा तंतु ही होता है नहीं होता है, तंतु की तरह कौन काम कर रहा है, एक्सोन। तो हमेशा याद रखना एक्सोन फाइबर, एक्सोन जो होता है इसको नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु। ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये तुम्हारे सामने दोस्तों न्यूरॉन का डायग्राम रहा। ओके डियर, तो ये बिल्कुल पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे न्यूरॉन के। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब तुम्हें इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सीट दी जा रही है,